4, 3, 2, 1. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पीपल एंड प्रॉफिट्स। आज मेरे साथ हैं अनिर्बान बनर्जी, जो करेंटली गुडरिच में CHRO हैं, बट टाइटल से ज्यादा इंटरेस्टिंग है उनकी जर्नी। एक बंगाली फैमिली, IAF बैकग्राउंड, गुजरात में पले बड़े और फिर AT&T से लेकर IBM एंड टाटा तक, शिपिंग कंपनी से लेकर स्टार्टअप्स, कॉन्ग्लोमरेट्स तक बहुत कुछ देखा, सीखा और इंप्लीमेंट भी किया। आज हम बात करेंगे रियल एक्सपीरियंसेस की, मिस्टेक्स की, लर्निंग्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड ऑफ पीपल एंड प्रॉफिट्स। अनिर्बान, वेलकम टू आवर शो। गौरव, थैंक्स अ लॉट। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को बुलाया आपके शो में। अनिर्बान, लेट्स गो बैक। आप ओरिजिनली बंगाल से हो, बंगाली हो, बट आई बिलीव गुजरात में काफी टाइम स्पेंड किया। बचपन आपका कैसा था? घर का एनवायरनमेंट कैसा रहा? प्लीज उसके बारे में दर्शकों को बताएं। एक्चुअली ओरिजिनली मेरे एंसेस्टरल रूट्स अभी जिसको बांग्लादेश बोलते हैं वहां से हैं। मेरे फादर फरीदपुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है वहां से है। मेरे ग्रैंडफादर ब्रिटिश सिविल सर्विस में थे और मेरे पापा, जैसा कि आपने बोला, मेरा डैड इंडियन एयरफोर्स में इंक्लूडिंग 1971 में उन्होंने सर्व किया हुआ है। हमारा घर का जो मेरा परवरिश हुआ है वो काफी डिसिप्लिन के साथ हुआ है। मैंने एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल में मेरा पढ़ाई की हुई है और मेरे मदर जो है वो भी शी इज ए पेंटर एंड सिंगर, सो शी हैज गॉट नेचुरल फ्लेयर फॉर उनका पेंटिंग्स, म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और इस सब तरीके चीजों में हमारा घर का जो बोल सकते हो एनवायरनमेंट है वो आर्ट, कल्चर और दूसरा साइड मिलिट्री डिफेंस फोर्सेस वालों का। तो मेरे को बहुत मैं ऐसा सोचता हूँ जब मैं देखता हूँ मेरे जीवन को, अब तक का जो जर्नी है उसको, कि मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है इस तरीके का डाइवर्स लोगों का बैकग्राउंड के बीच में पला बड़ा हुआ हूँ। और मेरे पापा और मेरे मदर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। माई डैड इज माई रोल मॉडल एंड माई मॉम इज माई रोल मॉडल। ये दोनों मेरे रोल मॉडल है, मेरे पिताजी और मेरे माताजी। अमेजिंग। अनिर्बान, लोगों के साथ काम करना है, बीइंग अ CHRO, बीइंग बिटवीन और अमंग पीपल, ये सोच या ये विचार कब आया? एक्चुअली मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था और लगभग सब कुछ मतलब उसी डायरेक्शन में जा रहा था जब मैं स्कूल में था। बट मेरे मदर बहुत उस चीज पे खुश नहीं थी। फिर जाके तय हुआ जब मैं सेंट जेवियर से पास होके निकल रहा था, सेकेंड टाइम मेरा करियर चॉइस का एक ऑप्शन है कि मैं विदेश चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाकी फैमिली मेंबर सब बाहर ही सेटल्ड है। फिर मेरे को ऐसा लगा कि वो टाइम था लेट 90s, जब लिबरलाइजेशन होने के बाद काफी सारी चीजें हो रही थी। तो मेरे को एक लगा कि आई शुड गिव इट अ ट्राई। मैं एक बार इस तरीके से सोचा कि मैं देश में रह के अगर कुछ कर पाता हूं तो उससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। और मेरा क्योंकि बचपन अलग अलग स्टेट में बीता है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर और केरला छोड़ के लगभग मैं सारे स्टेट में रह चुका हूँ, तो मेरे लिए कोई भी भारतवर्ष का कोई भी हिस्सा अनफेमिलियर तो नहीं था। तो MBA करने का ऑप्शन मैंने सोचा और तब MBA क्रेज में भी था। IT सेक्टर वाज इन बूम एंड द अदर थिंग, दूसरा जो चीज था वो मैनेजमेंट पढ़ना। और मेरे पिताजी ने मेरे को कहा कि तुम नंबर्स में उतने स्ट्रांग नहीं हो, उसके लिए तुम, बट मेरा बचपन से
इंटरपर्सनल स्किल्स और लोगों से मिलने जुलने का थोड़ा एक्सट्रोवर्ट प्रकृति का मैं रहा हूँ। और मैं जब ग्रेजुएशन भी कर रहा था तब काफी सारे चीजें इस तरीके का प्रोजेक्ट्स और ये सब चीजों में मैं हिस्सा लेता रहता था। तो मेरे पिताजी ने मेरे को गाइड किया, और मेरे को और एक चीज भी जो एडवांटेज मिला, क्योंकि मेरे पिताजी कॉर्पोरेट सेक्टर में तब थे, मैं बचपन से उनके साथ काफी सारा इंडस्ट्रीज देखा, लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं काफी बचपन में मिस्टर राहुल बजाज से भी मिल चुका हूँ। तो इस तरीके का एक्सपोजर मेरे को एक मोटा मोटा तौर पे उस उम्र में जितना मैच्योरिटी होता है उस हिसाब से, कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ मैं जिससे लोगों के साथ डील करने का, लोगों को लाइफ को इम्पैक्ट करने का, उससे मेरे को बहुत खुशी मिलती है जब मैं देखता हूँ कि मेरे काम से कोई एक लाइफ में कोई चेंज आ रहा है और वो इम्पैक्ट हो रहा है, भले वो छोटे नंबर में क्यों ना। तो मैंने एमबीए करने का मतलब, और मेरे इंटरव्यू के टाइम पे जब मेरा जीमैट का एग्जाम हो गया था, इंटरव्यू हुआ कॉलेज में, तब उन लोगों ने मेरे को पूछा था कि वाई एचआर। सो आई हैड आंसर्ड कि मैं लोगों का लाइफ को इम्पैक्ट करना चाहता हूँ, और मैं छोटा जब था तब से मेरा यही इच्छा है, इसीलिए मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था। और अब मैं सोचता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर इज अ वेरी गुड मीडियम, कि मैं इस सेक्टर में रह के भी लोगों को लिए काम कर पाऊँ। अमेजिंग। जब एडुकेशन की हम बात करते हैं, आप अभी जैसे पीएचडी भी कर रहे हो, तो वाई पीएचडी? आपने सेंट जेवियर से पढ़ाई करी, उसके बाद एमबीए भी करा, अब आप पीएचडी कर रहे हो, सो क्या थॉट प्रोसेस है बीइंग इन अ लीडरशिप पोजीशन डूइंग अ पीएचडी? मेरा ऐसा मानना है गौरव कि सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आप बहुत कम उम्र के लोगों से भी सीख सकते हो, बड़े उम्र के लोगों से भी सीख सकते हो। मैंने जो कुछ मेरे जिंदगी में सीखा है वो एकेडमिकली तो जो सीखा है मैंने सीखा है, पर मेरा सबसे लाइफ का वैल्यूएबल लेसन जो मैंने सीखा है वो मैं लोगों से सीखा है। और इतने भारतवर्ष में इतने राज्य, इतने शहर, इतने तरीके का लोग हैं कि उनसे जो सीख सकते हो, उनसे इंटरेक्ट करके, वो शायद दुनिया में बहुत कम देशों में आप कर सकते हो। मेरा ग्रेजुएशन, देखिए स्कूल, ग्रेजुएशन, एमबीए तो मैं मानता हूँ कि एक नेचुरल कोर्स, एक बंगाली मिडिल क्लास फैमिली तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, जॉब करनी पड़ेगी, वो सब ठीक था। उसके बाद मैंने मास्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी किया, जो कि मैंने 2022 में पूरा किया। और वो मैंने इसलिए किया कि एचआर में इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो अपना प्रोफेशन में या लाइफ में स्टेप बाय स्टेप जो इवॉल्व होना चाहिए उसको, उसके ऊपर उतना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो आपने जब ऑपरेशनल एस्पेक्ट एचआर के सीख लिया, जो फंक्शनल एस्पेक्ट है उस पर आपका एक समझ बन गई, तो उसके ऊपर एक लेवल डेप्थ में जाओ। तो दैट इज वाई मास्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जो लोगों के सोचना, किस लिए वो सोचता है, हर एक कल्चर, हर एक लैंग्वेज, हर एक तरीके का लोग, हर एक डोमेन के लोग का सोच अलग है। और अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे तो एचआर में आप कंट्रीब्यूशन आपका वो लिमिटेड रहेगा। पिछले 10 साल में मैंने और एक चीज सीखा, पीएचडी के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, कि हमारा जो सोशल स्किल्स है वो काफी डिटेरियोरेट होता जा रहा है। हम लोग अभी उतना इंटरैक्टिव या इंटरपर्सनल स्किल्स जो बोलते हैं उसमें बहुत कमी आई है। हम लोग मेल जोल, तालमेल बिठा के एक दूसरे के साथ काम करने में हमारी बहुत दिक्कतें आ रही है। तो मैंने सोचा कि हमारा भारतीय संदर्भ में ऐसा क्या चीज किया जा सकता है जो बहुत महंगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला ना हो, हर एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन उसको अडॉप्ट कर पाए। तो ऐसा सोचते सोचते मैंने काफी 2-3 साल मेरा एक्सपीरियंस और लोगों से बात करने के बाद मैंने देखा कि, और ये मेरा खुद के बचपन में भी गया, कि सबसे आसान तरीका सीखने का क्या होता है, वो है स्पोर्ट्स, खेलकूद, टीम स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली, जैसे फुटबॉल है। और इस पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है कंपनीज को या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो मेरा पीएचडी का टॉपिक है कि
खेलकूद कैसे भारतीय संदर्भ में जो हमारा प्रोडक्टिविटी है, कंपनी में एंगेजमेंट है, लोगों का काम करने का जो तरीके हैं, उसको कैसे सुधार उस पर ला पाए। तो अभी 6 महीने में पीएचडी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 5,500 लोगों को मैंने एक सर्वे किया है उनके ऊपर, और बाकी जो मेरा थीसिस का वो अभी लगभग पूरा होने को है। Wow. I loved that piece, Anirban, being a lifelong learner, and उसके साथ साथ किस तरीके से आप एक छोटी सी चीज माइट नॉट बी दैट एक्सपेंसिव, कुछ इनएक्सपेंसिव चीजों से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जैसे आपने स्पोर्ट्स के बारे में कहा। अनिर्बान, अब चलते हैं आपके एक्सपीरियंसेस पे। जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, आपने डाइवर्स इंडस्ट्रीज में काम करा है, तो नेचुरली हर इंडस्ट्री अपने अपने तरीके के चैलेंजेस के साथ आती है। तो अगर हमारे ऑडियंस के लिए आप कुछ मे बी 1 और 2 चैलेंजेस आप बता पाओ जो आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहा, उसके साथ आप बहुत कुछ सीख के भी निकले वहां से, तो आप क्या चैलेंजेस को बताना चाहोगे? हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है वो ये है कि हमारा माइंड सेट जो है उसका चेंज, जो उसको हम लोग मैनेजमेंट टर्म में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, अलग अलग इंग्लिश जार्गन्स, या आप अगर फॉर सिंप्लिसिटी से में से कि जो जो एचआर की जो अलग अलग फील्ड है, इसका जो परिवर्तन लाने का जो जरूरत होता है वो मेरे ख्याल से हर समय में रहा है, बट कुछ कुछ समय में उस परिवर्तन का स्पीड और परिवर्तन लाने का जो नीड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज से 20 साल पहले जो चेंज का रेट था, आपने देखा होगा इंटरनेट या इस तरीके का जो टूल्स आई उस टाइम पे, वो ट्रांसफॉर्मेशन धीरे से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लाया। उसके बाद सोशल मीडिया का एडवेंट हुआ, और अगर आप उससे पहले चले जाओगे तो उसके पहले टेलीकॉम रेवोल्यूशन हुआ था। जैसे आज से अगर हम लोग देखें 25 साल पहले, तो मोबाइल फोन आया, इंटरनेट आया, वो कुछ कुछ चीज है। तो ये जो चेंज का नीड है, ये ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइव करना एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है, क्योंकि ये किसी का केयर में नहीं होता है। ये किसी मैनेजर जो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, फाइनेंस हो या ऑपरेशंस हो या मार्केटिंग हो, सेल्स हो, तो वो उसका उस टाइम पे जो काम होगा उस पे उसका ध्यान केंद्रित रहेगा। बट पैरेलली कुछ चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो करना बहुत जरूरी है। जैसे आज हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, बहुत जरूरी हो गया है। तो इन सब चीजों को ड्राइव करना एक चैलेंज होता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया आपको कि कोलैबोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि हम साथ में कैसे काम करें, क्योंकि अगर साथ में नहीं काम करेंगे, आप और हम 2 लोग कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही हमारे जैसे अगर 10 लोग हमारे साथ और जुड़ जाए तो हम और भी ज्यादा कर पाएंगे। लेकिन जब और 10 लोग जुड़ेंगे तब चैलेंज ये होगी कि हम क्या वो 10 लोगों के साथ काम तालमेल बिठा के कर पाएंगे, या हम लोगों में डिफरेंस हो जाएगी और वो सिनर्जी नहीं बैठ पाएगा। तो वो सबसे बड़ा दूसरा चैलेंज है। राइट। ये 2 चैलेंज मैंने देखे हैं ब्रॉड स्ट्रेटेजिक लेवल पे, जो डायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अमेजिंग। One, my takeaway is mindset, and second is collaboration. Awesome. Now let's talk real practical problems. हमारे कुछ HR फ्रेंड्स हैं जिन्होंने, उनको जब पता लगा आप आ रहे हो एज अ गेस्ट, तो कुछ क्वेश्चंस हमको भेजे हैं, तो मैं जरूर वो क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि HR में सब कुछ थ्योरी सी लगती है, कल्चर, इंगेजमेंट, लर्निंग, बट एग्जीक्यूशन में जेन्युइन चैलेंजेस क्या आती है, उस बेसिस पे हमने ये 3 क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट करा है। सो निशा पूछती है अनिर्बान कि ब्लू कॉलर प्लस व्हाइट कॉलर वर्कफोर्स को मैनेज करना, क्या कोई डिफरेंट अप्रोच है? देखिए, दोनों इंसान हैं, इसलिए अप्रोच फंडामेंटली जो है सेम रहती है, पर दोनों का नीड्स अलग होता है, क्योंकि दोनों का क्वालिफिकेशन, दोनों का सोशल बैकग्राउंड और
जो पर्पस ऑफ द नीड जो होता है उनका, वो अलग होती है। तो आपको दोनों के लिए दो अलग मेथड का अप्रोच लेने पड़ेंगे। बट जो इनिशिएटिव्स आप एचआर में रन करोगे वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में करते हो तो आप व्हाइट कलर के लोगों के लिए भी करोगे, आप ब्लू कलर लोगों के लिए भी करोगे, पर ट्रेनिंग का जो नीड है वो चेंज हो जाएगा। उनका जो रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन सिस्टम होगा वो थोड़ा अलग से आपको सोचना पड़ेगा, और व्हाइट कलर का जो एस्पिरेशन है उससे आपको उनका रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा। विशाखा पूछती है अनिर्बान, बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, अर्जेंट हायरिंग, कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, ये सिचुएशंस हैंडल कैसे करते हो आप? बजट कंस्ट्रेंट्स तो देखिए, मैंने मेरे पिछले 10 साल में मैं जो देख रहा हूँ हर साल बजट कंस्ट्रेंट बढ़ जा रहा है। तो उसको चैलेंज उसको उसको नेविगेट करने का एक ही तरीका है कि आप नए तरीके सोचो। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। पहले पहले कंपनीज में 2 दिन का वर्कशॉप होता था, लाखों रुपया वो 2 दिन में खर्च होती थी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने जो एक, क्योंकि मैंने खुद ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस किए और मैंने खुद ट्रेनिंग चालू किया। सेकेंड स्टेज में मैंने जो चेंज लाया वो 2 दिन का नहीं होता है। अभी अभी 2 घंटा 2.5 घंटे का एक एक मॉड्यूल हम करवा के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करवाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको होटल में ले जाना, आपका वो सब एक्सपेंसेस बच गया। तो ये सब प्रैक्टिकली लोगों को सोचनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। संप्रीति पूछती है, इम्प्लॉय को फायर करना पड़ता है, ये डिसीजन प्रोसेस कैसे होती है, इमोशनली कैसे डील करते हो? मेरा ऐसा मानना है कि अनएथिकल काम के लिए आपको एम्प्लॉय को फायर करना चाहिए, अननेसेसरी चीजों के लिए फायर करना नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में मैं देख रहा हूँ कि आजकल ये एक तरीके का कल्चर बन गया है कि लोगों को फायर करने का। माई प्रिंसिपल स्टैंड ऑन दिस इज दैट जहां पर इंटीग्रिटी एथिक्स का मामला है वहां पर आपको फायर करते हुए लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक ऐसा देश में रहते हैं जहां पर बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो आपके कंपनी के अंदर नहीं है। पर अगर आपने आपका कंपनी के अंदर मीडियोकर और जो लोग एथिकल नहीं है उनको बिठा के रखा है, तो आप बहुत बड़ा इंजस्टिस कर रहे हो, क्योंकि बाहर कोई यंगस्टर होगा जो उससे भी ज्यादा अच्छा काम करके आपको देगा। अब उसको मौका ना देके आपके ये बंदे को आप बिठा के रखते हो। यस, यस। तो काफी इम्पैथी के साथ पूरे सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। यस। ग्रेट, ग्रेट। Anirban, I was studying a data about startup numbers कि इंडिया को बड़ा बनने के लिए जो हम लोग का विजन है हमारे पीएम का, उसको अचीव करने के लिए मिनिमम मिलियन स्टार्टअप्स चाहिए, और अभी करीबन 1 लाख के आसपास स्टार्टअप्स हैं जो कि मेजरली मेट्रो सिटीज में लोकेटेड है। तो नेचुरली हमें टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और अगर जैसे हम स्टार्टअप्स की बात करेंगे, पैरेलल में वी विल नीड पीपल एज वेल, वी विल नीड टीम मेंबर्स एज वेल इन दोस प्लेसेस। तो सिंस आपने गुजरात में काफी टाइम स्पेंड करा है, गुजरात, मुंबई, वेस्ट इंडिया में, तो रियलिस्टिकली आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है बिटवीन द फाइनेंशियल कैपिटल एंड द अदर स्मॉलर सिटी? से कोई भी आप एग्जांपल ले लो, जयपुर, या फर्दर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज ऑफ से वेस्ट बंगाल, क्या रियलिस्टिक डिफरेंस है और पैरेलल में इसका सोल्यूशन क्या है? मेरा ऐसा मानना है कि टीयर 2 सिटीज में जो है बहुत पोटेंशियल है, और उसमें हम लोगों को बहुत फोकस के साथ कंसंट्रेट करना चाहिए। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि लगभग सारे इंडियन शहरों में एज ए प्रोफेशनल अब मैं लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। मैं अलग अलग शहरों में गया हूँ, कॉन्फ्रेंस में, कंपनी के अंदर। मैंने एक चीज देखा है कि अल्टीमेटली आप जो बोल रहे हो कि बड़े शहर जो मेट्रो सिटीज, यहाँ पर लोग कहाँ से आए हैं? यहाँ से टीयर 2 सिटीज, टीयर 1 सिटीज से ही आए हैं। और मेरा लाइफ का ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब कोई एक जगह से दूसरे जगह जाता है, हिज पर्पस इज वेरी क्लियर दैट ही वांट्स टू, वो चाहता है जिंदगी में कुछ बनना, वो चाहता है जिंदगी में कुछ करना। तो मोटिवेशन की उसकी कोई कमी नहीं होती है, जरूरी होता है ये कि उसको हम सपोर्ट करें। हमारा इकोसिस्टम में जैसे स्टार्टअप्स को कुछ चैलेंजेस है, वैसे हमारे इकोसिस्टम में ह्यूमन कैपिटल या टैलेंट को भी कुछ चैलेंजेस है। वो ये सपोर्ट सिस्टम्स की है। और देखिए, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, अल्टीमेटली एक शहर का एक कैपेसिटी होता है, उससे ज्यादा लोड वो नहीं ले पाएगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आज जो दिल्ली में या बॉम्बे में या बैंगलोर में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, वो हमारा कंट्री के लिए बहुत पॉजिटिव इमेज बाहर नहीं बना रही है। मैं अभी 2 महीना पहले जब सिंगापुर में था, तब भी एक जन से बात हो रही थी, और सभी लोगों का ये मन में है कि भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, इतने सारे शहर हैं और इतने यंग पॉपुलेशन है, तो हम क्यों हमारा जो बिजनेस का कंसंट्रेशन है उसको क्यों डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे? वो करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा, नहीं तो आपने जो जो आपने संख्या दी कि अभी हमारे पास 1 लाख स्टार्टअप्स है एंड वी हैव टू रीच 1 मिलियन, मतलब आपको 9 लाख बढ़ाना होगा। अभी ये 9 लाख नए बिजनेस को आप 3 शहरों में तो सबको ला नहीं सकते हो। तो आपको जो जरूरत है इन शहरों में वो इकोसिस्टम क्रिएट करना। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक शहर से दूसरे शहर में लोगों का जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक एक्सपोजर की पार्ट होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो जो एक स्टार्टअप पर्टिकुलर एक सिटी में एक्सपैंड कर चुका है, वो अभी दूसरा शहर में जाने का सोचे, ताकि वो वहां के लोगों को इधर ला पाए, इधर के कुछ लोग उधर जा पाए। क्योंकि इंडिया इज वेरी डाइवर्स कंट्री, गौरव। हम लोग एक बहुत ही विविधता से भरे हुए देश है, और इसकी बहुत जरूरी है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, बाकी कुछ कुछ बड़े शहर में आप अगर जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे तो है ही नहीं। तो क्या उनमें टैलेंट नहीं है? नहीं, ऐसी नहीं है, उनमें टैलेंट है, लेकिन हम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, और इसके वजह से बिजनेस को ही नुकसान हो रहा है। उनको तो नुकसान हो ही रहा है, उन बच्चों को, क्योंकि एक जनरेशन इज गेटिंग लॉस्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से से रिक्रूट करें। जैसे आपने एक, मेरे ख्याल से पहले के सवाल पे रिक्रूटमेंट का भी आपने बात उठाया। रिक्रूटमेंट माइंडसेट में एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि अगर हमें बॉम्बे में किसी को दूसरे सिटी से लाना होगा, वो रहेगा या नहीं रहेगा, कितना दिन रहेगा, इधर एडजस्ट, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। क्योंकि जब आप एक शहर से दूसरे शहर में जाओगे, आपका अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। लेकिन ये माइंडसेट से हमें उभर के बाहर आनी होगी। हमें पैन इंडिया एक आउटलुक डेवलप करना होगा। मेक सेंस। अनिर्बन, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कहूंगा मैं, कुछ सिचुएशंस जो प्रॉपरली शायद हैंडल नहीं हुई आपके करियर में, एचआर करियर में, या फिर आपके किसी फ्रेंड्स से आपको पता लगा हो। वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट रियल मिस्टेक्स। क्या किया, क्या होना चाहिए था, और क्या सीखा। तो अगर कोई हायरिंग डिसीजन से शुरू करें अपने, कोई ऐसा हायरिंग डिसीजन जो आपने लिया और वो गलत हो गया, एंड उसका क्या रेपरकशंस रहा। हायरिंग डिसीजंस तो मेरे 25 साल के करियर में मैंने देखा है, मैंने काफी सारे मिस्टेक्स की हुई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मिस्टेक्स तो होगी, काम होगा, मिस्टेक्स होगी, लेकिन मिस्टेक से हमने क्या सीखा? मैंने सबसे बड़ा चीज, गौरव, ये सीखा है कि हम लोग बहुत ये फोकस्ड होते हैं कि कोई व्यक्ति का
उसका कोई अगर सेल्स में है या मार्केटिंग में है या फाइनेंस में है, उसका कार्य कुशलता कितनी मजबूत है, उसने उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो हमारे लिए आके क्या कर पाएगा। हम कभी कभी ये चीज एकदम नहीं देखते कि वो आने के बाद टीम को मैनेज कर पाएगा या नहीं, या ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में वो कितना बैठ पाएगा। और जो मैंने सबसे बड़ा मिस्टेक आज से कुछ साल पहले तक मैंने शायद किया हुआ है, वो ये है कि मैं बहुत ज्यादा अहमियत इस चीज को देता था, वेटेज इस चीज को देता था कि वो काम में कितना मजबूत है। बट सीनियर लेवल पे सबसे ज्यादा चीज का जो मैं अभी वेटेज देता हूँ वो कि वो लोगों के साथ काम कर पाएगा या नहीं। अमेजिंग। क्योंकि अगर उसने 25 साल कोई फील्ड में बिताया, इट इज ऑब्वियस कि उसने कुछ किया होगा। बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो आने के बाद हमारे लोगों को प्रॉपरली मैनेज करेगा, उनको भी अच्छे से रखेगा। राइट। किसी टैलेंटेड पर्सन को लूज किया जो रिटेन हो सकता था? देखिए आजकल पिछले 5 साल में मैंने ये देखा है, रिटेंशन जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही है एक्चुअली अभी। इसका कारण क्या है पता है कि मार्केट में स्किल्स मोर और लेस यूनिफॉर्म होती जा रही है इन टर्म्स ऑफ दैट फंक्शनल स्किल्स। अगर मैं सेल्स पे हूँ, सेलिंग स्किल्स एक सर्टेन बैंड में आपको मिल जाएंगे, लोग मार्केटिंग में भी मिल जाएंगे, फाइनेंस में भी मिल जाएंगे। कुछ कुछ टेक के फील्ड में वो एक थोड़ा चैलेंज होता है, जो रिटेंशन की आप बात कर रहे हो, तो वहां पर बहुत जो बोलते हैं ना, इट्स अ हार्ड बैटल टू काइंड ऑफ रिटेन पीपल। इन फंक्शनल एरियाज दिस इशू इज नॉट देयर। बट अभी मैं देख रहा हूँ कि रिटेंशन से भी ज्यादा लोगों का फोकस जो जिसपे होना चाहिए वो है कि जब डिजाइन कर गया है तब आप उसको रिटेन करने का कोशिश कर रहे हो। सामने वाला कंपनी कितना दे रहा है उसके मुकाबले में आपको ज्यादा दे, और आपका कॉस्ट आप बढ़ा रहे हो। जो होनी चाहिए वो है कि आप जो एम्प्लॉयज आपके साथ है अभी और जिन्होंने अभी तक रिजाइन नहीं किया, शायद उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है, जो एकदम नहीं हो रहा है कंपनीज में। राइट। अनिर्बान, आप स्टार्टअप्स को भी मेंटर करते हो, तो हम भी पर्सनली कई स्टार्टअप ग्रुप्स के पार्ट हैं, तो हमने कई एचआर चैलेंजेस के डेटा को स्क्रैप किया कुछ स्टार्टअप ग्रुप से। सो उन चैलेंजेस को आपके सामने रखता हूं मैं। आप बताइए एज अ स्टार्टअप मेंटोर उन चैलेंजेस को आप कैसे एड्रेस करोगे? सो द फर्स्ट चैलेंज इज एचआर हायर कब करूं? पहले 10 लोग होने पे, 50 लोग होने पे, या 100 लोग होने पे? मेरा ऐसा मानना है एचआर हायर आपका पहला पर्सन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, आपके पास अगर एक एचआर का डिपेंडेबल जो सही में एचआर समझता है वो अगर हो, तो आप आपके कोर बिजनेस में पूरा आपका ध्यान केंद्रित कर पाओगे, बाकी कंपनी खड़ी करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे पाओगे। सो आई वॉज मेंटरिंग ए सेट ऑफ स्टार्टअप्स फ्रॉम इजराइल। दिस वॉज इन कोविड के बाद, कोविड के दौरान। तो मैंने उन लोगों को ये देखा, उनसे मैंने ये चीज सीखा कि वो इंडिया मार्केट एंटर होने से पहले सबसे पहला कन्वर्सेशन मेंटर जो उन्होंने सीख किया वो एचआर के मेंटर। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को बुलाया था उनके साथ वो संवाद करने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि एचआर क्यों? बोला वो सबसे पहले एचआर के व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, उसके बाद वो सेल्स मार्केट। तो उन्होंने जो बात किया, लगभग 1 महीना मैंने कुछ सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस मेरा हुआ। वो भारत के संस्कृति, भारत के लोग, यहाँ के एचआर पॉलिसीज, यहाँ के लॉ, लोग कैसे काम करते हैं, कैसे लोगों को चीजों को समझते हैं, इन सब चीजों के ऊपर उनका डिसीजन टू एंटर इनटू ए जॉइंट वेंचर और नॉट दे टुक। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि देखिए आप जब आपके बच्चे बड़े हो गए तब अगर आप उनको सिखाने जाओगे कि ब्रश करना बहुत जरूरी है, तो तब थोड़ा दिक्कत होगी। लड़का 18 साल 16 17 साल का हो जाने के बाद कुछ चीजें को भले सीख जाए, लेकिन टाइम लगेगा उसको।
वही चीज जब वो 1-2 साल का होगा, उसको समझाना सिखाना आपके लिए आसान। पॉलिसीज कितनी जरूरी है अर्ली स्टेज में? Policies is a part of your, it's a line drawn from your belief and the value system and the mission of the organization. So they should be there from the very beginning. Initially इतना आपका हो सकता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, क्या आप किसको कौन से इकोनॉमिक क्लास में भेजोगे या बिजनेस क्लास में भेजोगे? शुरू में आपका वो सब चीजें थोड़ा बहुत, बट आफ्टर दैट यू नीड टू हैव एवरीथिंग टू बी वेरी डिफाइंड, बिकॉज इट शोज वन ऑफ द रीजंस कि बड़ी इंडियन ब्रांड बाहर नहीं बन पा रहे। हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू देम, they are into food delivery and things like that. They are not the kind of startups जिस तरीके का इजराइल, जर्मनी या दूसरे कंट्रीज में, सिंगापुर में भी, मैं दुबई में भी मैंने इंटरेक्ट किया हुआ है, जिस तरीके का वो इवॉल्व कर पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे दो कमी है हमारे में, एक डिसिप्लिन की, दूसरा हम लोग प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है। आवर एंटायर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड वन ऑफ इंडिविजुअल। अगर कल आप आपके ऑफिस में नहीं हो 4 दिन के लिए, तो आपके ऑफिस पे काम होना ही चाहिए जैसे आप करोगे, और वो किस तरीके से पॉसिबल है कि प्रोसेसेस के बेसिस पे। सो अनिर्बान, कुछ कॉमन मिस्टेक्स अगर आप बताओ जो फाउंडर्स अक्सर करते हैं अर्ली स्टेज स्टार्टअप में। मैंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये देखा है कि वो शुरू से सब चीजें खुद करना चाहते हैं और उसके लिए बहुत सारी चीजें स्लो हो जाती है, और क्योंकि स्लो हो जाते हैं तो एक कोई आइडिया का, कोई चीज का एक सर्टेन स्टेज तक रेलिवेंसी रहता है, या जो उसका मोमेंटम आप बिल्ड कर सकते हो रहता है। सो दैट्स द ओनली थिंग, एंड द होमवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं जब पीएचडी करना चाहता था, मेरे को गाइड नहीं मिल रहा था। उसका कारण ये था कि सभी लोगों ने यूनिवर्सिटी में मेरे को बोला, कनीबन ये जो आपका टॉपिक है ना, स्पोर्ट्स, ये इंडिया में नहीं चलेगा। आप कंपनसेशन एंड बेनिफिट पे करिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में करिए, या कोई ऐसा एचआर का टॉपिक जो चीज पे हम कर चुके हैं, हमें बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ी आपके पीएचडी को गाइड बन के। और लोगों ने मेरे को बहुत अपफ्रंट कहा, और मेरे को 2-2.5 साल लग गए गाइड ढूंढने में। और उससे पहले मैं पहली दफा बॉम्बे में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस टॉपिक पे जब बोलने के लिए आया, वो था 2015, और आज 2025 है। तो मेरा पीएचडी का पूरा जो प्रोसेस है ना, एक्चुअली 10 साल का। एक एलएनडी इंटरनेशनल कॉन्क्लेव था, वहां पर मैं की नोट स्पीकर था, और वो पहली दफा मैं आके वहां पर बोल के गया कि स्पोर्ट्स इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग कॉर्पोरेट प्रोडक्टिविटी। तो स्टार्टअप्स के जो लोग हैं, उनके आइडियाज तो बहुत मैंने देखे हैं इंटरेक्शन के टाइम पे, बहुत एनर्जेटिक होते हैं वो, उनके आइडियाज होते हैं, बट उसको स्ट्रक्चर में लाके मोल्ड करके एग्जीक्यूट कैसे करना, उस पे जो उनको हेल्प चाहिए, शायद वो उस तरीके से उसके प्रोसेस डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इंडिया में इंडिया में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो सारे स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स को इंटीग्रेट करे, और जो स्टार्टअप्स ला रहे हैं उनको गाइड करे कि उनको हेल्प किस तरीके का, उस पे ही उनको मेंटरिंग उनकी होनी चाहिए। तो बहुत एंटरप्रेन्योर्स में वो पोटेंशियल है कि वो, जैसे आपने बोला 1000 लोग या 500 लोग, और मैं मानता हूं कि लोगों से, नंबर ऑफ पीपल डज नॉट डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्टार्टअप्स अब्रॉड, विदेश में, जहां पर 50-100 लोग काम करते हैं, लेकिन वो जो बना रहे हैं वो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नीड पूरा वर्ल्ड में है। हैंड्स डाउन, अग्रीड ऑन दैट। अनिर्बान, रियलिस्टिकली बताइए, एआई आ चुका है, ऑटोमेशन भी बढ़ रहा है, एचआर प्रोफेशनल्स को अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या स्किल्स बिल्ड करनी चाहिए? बहुत अनफॉर्चुनेट, बट
ज्यादातर एचआर प्रोफेशनल्स जो है उनका काम बहुत ट्रांजैक्शनल होता है। जो नॉर्मल चीजें कंपनी में होती है उसी पे उनकी दिन बीत जाता है। वो लोग करंट कॉन्टेक्स्ट, जो जियोपॉलिटिकल, मैक्रो इकोनॉमी, लीगल डायमेंशन, बिहेवियरल, ये सब एस्पेक्ट्स में उनका नॉलेज उतना है नहीं। और देखिए अभी जो एचआर है ना गौरव, मैं जब 26 साल पहले मैंने एचआर का काम शुरू किया, तब बहुत लोगों ने मेरे को बोला था एचआर में जाके बहुत पछताओगे, क्योंकि एक्चुअली तब उस जमाने में एचआर ये वर्ड यूज नहीं होता था उतना। मैंने शुरू हुआ था, यूनिवर्सिटीज में एचआर बोलते थे, बट कंपनीज में इंडस्ट्रियल रिलेशन या पर्सनल हुआ करता था। तो हम वहां से स्ट्रगल करके अपने आप को एचआर प्रोफेशनल हम लोगों ने बनाया। और वो किस तरीके से बना, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना स्किल्स ऐड करते गए। आज के जो एचआर प्रोफेशनल है उसको लॉ का नॉलेज होना चाहिए, उसको एचआर का फंक्शनल नॉलेज होना चाहिए, उसको साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, उसको जियोपॉलिटिक्स, मैक्रो इकोनॉमी, इन सारे विषयों का बहुत अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस in which he is going to work. जब वो कहीं बैठे बात करे तो लोग उसको सुने। अनिर्बान, बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ। अगर आपको 20-year-old अनिर्बान को कुछ एडवाइस देनी हो तो आप क्या दोगे? तो फिर मैं मेरे को एक ही एडवाइस दूंगा कि मेरे को एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहिए और मैं मेरे मदर को दोबारा समझाऊंगा। नो, इट्स नॉट दैट मैं दुखी हूं या ये फील्ड को एंजॉय नहीं कर रहा हूं, बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक आप जो भी करो पैशन के साथ करो। मेरे फादर एक चीज मेरे को कहते थे, डू व्हाट यू लाइक एंड लाइक व्हाट यू डू। जब तक आप जो कर रहे हो उसको एंजॉय नहीं करोगे आपको दिल नहीं लगेगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग एचआर में इतना कुछ करने के लिए है कि मेरे को तो अभी ऐसा लगता है कि मेरे पास आगे का 20 साल हो तो फिर मैं क्या करूं, क्योंकि मैं एक बुक का भी प्लान कर रहा हूं, मेरा पीएचडी कंप्लीट होगा। तो एचआर इज वन ऑफ द एरियाज, इफ समवन ग्रूम्स हिम और हरसेल्फ प्रॉपर्ली, वो व्यक्ति बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है देश के लिए। अनिर्बान, थैंक यू सो मच। आज की बात में कोई पॉलिश नहीं था, कोई जार्गन नहीं यूज किया हमने, बस रियल एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस और रियल लर्निंग्स। दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन हेल्पफुल लगी और अगर कोई क्वेश्चन है आपके अनिर्बान से, सो कमेंट में जरूर मेंशन करिए। वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि अनिर्बान से हम और कुछ टाइम ले पाए और ये सारे रियल चैलेंजेस आपके हैं जो उसको एड्रेस कर पाए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक कीप बिल्डिंग। थैंक यू गौरव। Job हो या business की need, Regex assimila perfect speed, faster hiring बिना delay, career और growth का easy way. Regex, smart hiring का perfect formula.